दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी बुक का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों इसका हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों फालतू क्वेश्चन को इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किए हैं जो आपके परीक्षा में बार बार आते हैं, वैसे क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और बताइए कि 24 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता था। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी तरह से दिमाग में सभी क्वेश्चन को बैठा लीजिए, क्योंकि इसी 24 प्रश्न में से इस चैप्टर से आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? तो देखिए इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बी दिया गया है 2 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, सी दिया गया है 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड और डी दिया गया है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए निर्वात में जो प्रकाश का चाल होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहता है कि मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। दोस्तों मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में कम, बी में अधिक, सी में संतुलित और डी में कोई नहीं। तो दोस्तों मोटे लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है वो अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। और पतला लेंस का आवर्धन क्षमता होता है वो कम होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में अवतल दर्पण का, बी दिया गया है उत्तल दर्पण का, सी दिया गया है समतल दर्पण का और डी दिया गया है उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या है। तो देखिए अब आपको बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए सोलर कुकर में जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में वास्तविक, बी है काल्पनिक, सी है दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा काल्पनिक, यानी कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, क्या है? उत्तल लेंस को कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन दिया गया है। ए में अभिसारी लेंस, बी दिया गया है द्विउत्तल लेंस, सी दिया गया है अपसारी लेंस और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों किस पदार्थ को हम लोग लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं? आपको ऑप्शन दिया गया है। ए में जल, बी दिया गया है कांच, सी दिया गया है प्लास्टिक और डी दिया गया है मिट्टी। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मिट्टी, यानी कि मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, तो आप लोग सभी प्रश्न को अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लीजिए, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों आपको अगला वीडियो कौन सा चैप्टर का चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसी चैप्टर का वीडियो हम आगे अपलोड करेंगे। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए सातवां क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो देखिए आपको ऑप्शन इसके लिए क्या दिया गया है? 1, 2, 3 और 4। तो देखिए प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 2 नियम। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि फोटोग्राफी कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वो कैसा होता है, यानी कि किस लेंस का होता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ए में उत्तल लेंस, बी दिया हुआ है अवतल लेंस, सी दिया हुआ है उत्तल दर्पण और डी दिया गया है अवतल दर्पण। तो दोस्तों जो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है
वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 9वां क्वेश्चन कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में सीधा, बी दिया गया है उल्टा, और सी दिया गया है दोनों, और डी दिया गया है कोई नहीं। तो देखिए जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है। इसको याद रखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, यानी कि दाढ़ी बनाने वाले दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है ए में समतल, बी दिया गया है उत्तल, सी दिया गया है अवतल, और डी दिया गया है कोई नहीं। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए, और इसी को आपको इस तरह से पूछ सकता है कि हजामत बनाने वाले किस दर्पण, यानी कि हजामत बनाने समय हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दोनों क्वेश्चन एक ही है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अवतल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कहता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम का अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है, आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में साइन आई बटा साइन आर, बी दिया गया है साइन आर बटा साइन आई, सी दिया गया है साइन आई गुने साइन आर, और डी दिया गया है साइन आई प्लस साइन आर। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दोस्तों दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया गया ए में गोलीय दर्पण, बी दिया गया है त्रिज्या, सी दिया गया है गोलीय लेंस, और डी दिया गया है समतल दर्पण। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा गोलीय लेंस, यानी कि दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं, यानी कि 12 का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? तो चलिए इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में मीटर दिया गया है, बी में दिया गया है सेंटीमीटर, डी दिया गया है मिलीमीटर, और डी दिया गया है मात्रक विहीन। तो देखिए आवर्धन का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मात्रक विहीन, यानी कि उसका कोई मात्रक नहीं होता है। आप लोग जानते हैं कि आवर्धन नियम बराबर क्या होता है? यू आई भी होता है, यू आई भी होता है, और यू यानी कि दूरी है तो इसका भी मीटर होगा और इसका भी मीटर होगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा तो इसका कोई मात्रक नहीं बचेगा, यानी कि यह एक मात्रक विहीन इकाई है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में किरण आरेख, बी दिया गया है फोकस, सी दिया गया है किरण पुंज, और डी दिया गया है इनमें सभी। तो देखिए प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में प्रकाश स्रोत, बी दिया गया है किरण पुंज, सी दिया गया है प्रदीप्त, और डी दिया गया है प्रकीर्णन। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो आपके लिए एक प्रश्न हम पूछते हैं, बताइए कि किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? किरण पुंज कितने प्रकार का होता है? और सभी का आपको नाम कमेंट में लिख देना है, यानी कि जितने भी प्रकार का किरण पुंज होता है उसका नाम आपको कमेंट में लिख देना है। जिसका भी उत्तर सही होगा हम कमेंट का रिप्लाई दे देंगे कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जरूर दें। और दोस्तों जहां पे आप कमेंट करेंगे वहां पर जो मॉडल पेपर का पीडीएफ का जो ग्रुप है उसका भी लिंक दे देंगे, तो वहां से जाकर के आप लोग ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 16वां सवाल कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। दोस्तों लेंस के केंद्रीय बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया, ए में वक्रता केंद्र, बी है प्रकाशीय केंद्र, सी है द्वारक केंद्र, और डी है अक्ष केंद्र। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्रकाशिक
केंद्र, यानी कि लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, यानी कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अभिलंब से दूर, बी दिया गया है अभिलंब के निकट, सी दिया गया है अभिलंब के समांतर और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको आप लोग बारीकी से समझिए। मान लीजिए कि यह इसका अभिलंब है, ये इसका अभिलंब है, और ऊपर मान लीजिए कि हवा है और नीचे क्या है? कांच है, यानी कि ऊपर एयर है नीचे ग्लास है। तो ऊपर क्या है? ऊपर हो गया विरल माध्यम और नीचे हो गया सघन माध्यम। तो देखिए इसमें जब प्रकाश इस तरह से आएगा तो क्या होगा? इसको जाना था इस तरह से, लेकिन यह क्या करेगा? अभिलंब की ओर निकट इस तरह से चल जाएगा, यानी कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए में आपतन कोण चल जाएगा, यानी कि अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ, ए में आपतन कोण, बी है परावर्तन कोण, सी है निर्गत कोण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। यहाँ पर निर्गत किरण और अभिलंब के पूछा गया है, तो यहाँ पर निर्गत कोण हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2-3 तरीका से पूछा जाता है। एक पूछ देगा कि ड्राइवर के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, फिर पूछ देगा कि साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, ये पूछ दिया। उसके बाद आपको इस तरह से पूछेगा कि चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है। तो देखिए इसके लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, सी है उत्तल लेंस और डी है प्रिज्म। तो देखिए साइड मिरर यानी कि ड्राइवर को जो सामने रहता है वो कौन सा दर्पण रहता है? तो उत्तल दर्पण रहता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार आते हैं। कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? दोस्तों सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल लेंस और डी दिया गया है उत्तल लेंस। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन में आते हैं। देखिए कहता है कि लेंस की क्षमता का ये SI मात्रक होता है। दोस्तों लेंस की क्षमता का ये SI मात्रक क्या होता है? आपको ऑप्शन दिया हुआ है, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स और एंगस्ट्रम। तो देखिए इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, और इसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 22वां क्वेश्चन कहता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? दोस्तों मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण का, यानी कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों प्रकाश की किरण गमन करती है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ए में सीधी रेखा में, बी है टेढ़ी रेखा में, सी दिया गया है किसी भी दिशा में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो प्रकाश की किरण है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 24वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। दोस्तों प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होता है? आपको ऑप्शन दिया गया है, ए में निर्वात में, बी दिया गया है कांच में, सी दिया गया है वायु में और डी दिया जल में और डी दिया गया है कांच में। तो देखिए प्रकाश का वेग न्यूनतम किसमें होगा? तो जो माध्यम जितना ज्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही
न्यूनतम होगा यानी कि कम होगा। अब देखिए निर्वात यानी कि शून्य में, तो शून्य में सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होता है, उसके बाद प्रकाश की चाल होगा वायु में, उसके बाद होगा जल में, उसके बाद कांच में, यानी कि सबसे ज्यादा सघन कौन है, कांच है, तो प्रकाश की चाल होगा वो इसमें सबसे कम होगा।